नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हम लेकर आए हैं मैथ के 25 प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन। समय ना बिगाड़ते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5 डिवाइड 1/5 का 25/4 प्लस 20/3 भाग 100/9। तो इसका वैल्यू क्या आएगी? तो सबसे पहले मैं देखूं तो ये किससे सोल्व होगा। बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास एक नियम होता है बोर्ड मास का। उसका मतलब है सबसे पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट ये रहा, उसके अंदर ऑफ यानी ऑफ का मतलब होता है का, तो हम वो सोल्व करते हैं। उसके बाद क्या सोल्व करेंगे? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मैं देखूं का, तो का मतलब क्या हो गया? गुना। तो पहले वाली गुना सोल्व करनी है, तो अगर मैं इसकी गुना करूं तो ये डिवाइड हो गया 5 बार, तो यानी कि यहाँ की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। इसके जगह लिख सकता हूं मैं 5/4। ऐसे में फिर देखूं, अब यहाँ पे डिवाइड दी है, यहाँ भी डिवाइड दी हुई है, तो पहले दोनों डिवाइड सोल्व होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ और इस 5/4 को मैं 4/5 लिख देता हूँ। ऐसी प्लस 20/3 ऐसी है, ऐसी में इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ और इसको 9/100 लिख देता हूँ। यानी मुझे अब ये सोल्व करना है। तो अगर मैं देखू 5 से, तो 5 कैंसिल हो गया, 20 से 20 पंजे 100, 5 बार ये कट गया, 3 तिया 9 ये बच गया। यानी यहां से वैल्यू निकल गया, यहाँ 1 4 एकम 4 प्लस 3/5। तो अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 चौक 20, 20 में 3 प्लस करें 23/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 80 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट कितना होगा? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि 80 वस्तुओं का क्रिया मूल्य बराबर दिया हुआ 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के और लाभ पूछा गया है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखना है 30, बटे में जो लिखना है वो विक्रय मूल्य के साथ जो वस्तु दी हुई है वो लिखनी है, यानी 50, और गुना कितने की कर देनी है? 100 की परसेंटेज में निकालने के लिए। तो 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, यानी कितने परसेंट हो जाएगा? 60% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एक लंबवतीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और अगर आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा? तो अगर मैं देखू लंबाई, लंबवतीय शंकु की ऊंचाई यानी एस तो दी हुई है 28, आगे कह आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार का व्यास का मतलब उसकी डी, यानी ये दिया हुआ 42 व्यास, यानी कि व्यास हो गया 42। तो अगर मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी हो आर, जो त्रिज्या होगी वो होगी 42/2, यानी कितनी आ जाएगी इसकी? 21। तो अगर शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? यानी कोई शंकु है, ये शंकु दिया हुआ है, इसका वक्रपृष्ठ होगा जो मुड़ा हुआ वक्रपृष्ठ, यानी वक्र कर्व जो मुड़ा हुआ है, यानी इसका वक्रपृष्ठ होता है, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो होता है 2 पाई, नहीं ये इसका होगा पाई आर एल, ये होता है इसका वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ के लिए मुझे पाई की वैल्यू भी दी हुई है, यहाँ पे आर की वैल्यू भी यहां दी हुई है, लेकिन मुझे एल की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे सबसे पहले एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये शंकु बनाया मैंने पहले, एल का मतलब होता है इसकी तिर्यक रेखा, यानी तिर्यक लंबाई एल, ये जिसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल, स्लैंट हाइट बोलते हैं जिसे। और ये क्या होगी इसकी हाइट, और ये क्या होगी यहां से, ये क्या होगी इसकी आर। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी होती है तो उसका मतलब हो गया एल का स्क्वायर बराबर होगा एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, यानी एल बराबर हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू दी है 28 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है जो अभी निकाली 21 का स्क्वायर और उसका रूट कर दो। तो अगर मैं 28 का स्क्वायर देखूं तो 28 का स्क्वायर कितना होगा? 784, ठीक है, प्लस ऐसे में 21 का स्क्वायर देखो, उसका स्क्वायर कितना होगा? 441, और इसका रूट करना मुझे, तो जोड़ू तो 4 5 12 2 1 7 4 11 12, यानी 1225। तो 21 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा 35 का, यानी एल की वैल्यू कितनी आ रही? 35। अब मुझे पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है, तो पाई का मान क्या दिया होता है? 22/7, आर की वैल्यू 21 और एल की वैल्यू कितनी है? 35। तो सोल्व कर दो, 7 से काटा, 7 से 21 बार आ गया, 35 दिया 105 गुना 22 की करनी है, गुना करके लिख दो 22 पंजे 110, जीरो कितना हो गया? 11। तो 22 0 0 11 1 हासिल लगा, 22 1 22 और 1 23, यानी इसका जो वक्रपृष्ठ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है
यदि एक वस्तु का क्रिया मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रिया मूल्य 1240 है तो हानि 32% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भैया हम इसे देखो क्या कर सकते हैं, ये दिया हुआ हानि 32% है, 32% के बाद उसका क्रिया मूल्य 1240 है, तो जो हानि है दी हुई है यानी हानि हो या लाभ हो वो हमेशा किस पर होता है? क्रिया मूल्य पर। तो 1240 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी, उस पर हमें 32% की हानि होगी। 32% की हानि का मतलब होता है 100 पे 32, 100 माइनस 32 तो कितने बचे? 68, यानी कि 68 की बिक्री होगी। तो इसके बाद जो वैल्यू निकलती है वो किसकी निकलेगी? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो सोल्व करा मैंने, 0 से 0 खत्म, 2 से काटा, 5 बार ये कटा, 2 से काटा, 34 बार ये कटा। अब मल्टीप्लाई कर लो ये और सोल्व कर लो आगे। 5 से अगर मैं इसे देखूं तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 6 30 पॉइंट और 40 यानी 6.8। तो मुझे मल्टीप्लाई करनी है 124 गुना 68 की। तो 68 की अगर मैं इसमें गुना करूं तो कितने होंगे? 68 चौक कितने होंगे? 627, 272 होंगे। तो 272 का 2 आ गया यानी 27 हासिल लग गया। अगर मैं 68 दूनी निकालू तो 68 दूनी कितने होंगे? 136 होंगे। 136 में 27 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 163 हो गया। तो 163 का 3 का आगे फिर 16 ये बच गया, 68 एकम 68 और 16 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 84। तो यहाँ लिख दो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 84, 32 आ गया, लेकिन यहाँ पॉइंट भी है तो यानी यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 843.2। ठीक है, विक्रय मूल्य 843.2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है N1 और N2 का औसत है 17, N2 तथा N3 का औसत है 44, N3 तथा N1 का अंतर क्या होगा? तो जो औसत होता है, अगर एवरेज हो, जो एवरेज होता है वो होता है औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर मुझे यहां से योग निकालना हो इन दोनों का तो औसत में पदों की संख्या की गुना कर दूंगा। तो पद कितने मेरे पास? N1 N2 दो पद हुए, औसत 17 हुआ, तो इनका योग कितना आ गया? N1 व N2 का योग यह आ गया 17 दूनी 34, मल्टीप्लाई कर दी। अब मैंने देखा N2 तथा N3 दो पद और हुए यानी N2 प्लस N3, इनका औसत कितना? 44, इसका डबल कर दूंगा, दुगुना कर दूंगा यानी 88 इसका आ गया। अब देखो N1 प्लस N2 की वैल्यू यहाँ पे 34 है, N2 प्लस N3 की वैल्यू यहाँ पे 88 है। मुझे क्या पूछा? मुझसे पूछा इन दोनों का अंतर N3 माइनस N1, बड़े में से छोटा वाला यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर मैं इन्हें घटा दूं तो घटाने पे क्या होगा? N2 से तो N2 कट जाएगा या N1 माइनस N3 यानी ये डिफरेंस ही निकलेगा, N1 N3 का डिफरेंस। तो इधर भी डिफरेंस निकाल लो, तो 4 5 यानी इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 54। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है छठा, 4/5 भाग 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 गुना यानी का 3/2 भाग 4/5। तो सबसे पहले क्या सोल्व करूंगा मैं? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देखूं तो मुझे का सोल्व करना होता है, लेकिन का 3/2 भाग 4/5, तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर का, लेकिन का से पहले क्या सोल्व होगा? ये ब्रैकेट। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूं, हम क्या करते हैं? तो भाग की जगह मल्टीप्लाई लगा लेते हैं और जो 4/5 है उसे हम लिख लेते हैं 5/4 यानी दोनों पलट जाते हैं। तो अगर मैं देखूं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर कितना हो गया? 5 या 15, 4 दूनी 8 यानी 15/8 किसकी वैल्यू आ गई? इस पूरे की। तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 15/8। अब क्या दिया हुआ इन्होंने दिया हुआ का। अब देखो भाग माइनस प्लस का, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा? का। तो का की जगह क्या लगाऊंगा मैं? गुना। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी इस पूरे को सोल्व कर क्या वैल्यू है? 1/4 इसकी जगह। तो अब बचा हुआ 4/5 डिवाइड 5/8 माइनस 7/5 और प्लस का क्या बच रहा है? 1/4। तो प्लस माइनस सबसे पहले क्या करूंगा? भाग। तो भाग की जगह फिर गुना लगाऊंगा, 5/8 को लिखूंगा 8/5। फिर वही सोल्व करना, गुना करनी 8 चौक 32 बटे 5 गुना 5 25 माइनस 7/5 प्लस 1/4। अब ये आ गया। तो मैं क्या करूंगा? 25 5 4 इनका चारों का तीनों का एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम क्या होगा? छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो 25 5 4 का एलसीएम होगा कितना हो जाएगा? 100 यानी बटे में क्या गया? 100।
तो पहले 25 से डिवाइड करा, कितनी बार गया 4 बार, 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई करके लिख दो 32 में, नहीं 128। अब माइनस है तो माइनस लिख दो, 5 से डिवाइड करा 100 को 20 बार गया, 20 सत्ते 140 लिख दिया प्लस। अब 4 से डिवाइड करा 100 को 25 बार गया, 25 से 25 लिख दिया। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, पहले ये दोनों प्लस वाले जोड़ूंगा और ये माइनस वाला घटाऊंगा। तो जब मैं 128 में ये 25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएंगे 153। इसमें से क्या काम करूंगा, माइनस 140 बटे में क्या 100, यानी वैल्यू आ जाएगी 13/100, 13/100, जो ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। दो संख्याओं का एलसीएम 75 है, एचसीएफ 5 है, यानी लेसे दिया हुआ उनका एलसीएम 75 और उनका मैस यानी एचसीएफ दिया हुआ है 5। वो कह रहा यदि उनका अंतर 10 है तो दो संख्याओं का योग क्या होगा, यानी उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या होगा, मैं मैसे की हमेशा ऐसे क्वेश्चन में लेसे में भाग करूंगा, मैसे की तो भाग करने पर क्या है 15। अब मुझे इस 15 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुना करके 15 आ जाए, यानी 1 गुना 15, 2 से नहीं होगा, 3 गुना 5, आगे चला 4 से नहीं होगा, 5 गुना 3। तो जब ये रिपीट हो जाए तो वहीं रुक जाओ। अब यानी कि ऐसा समझो रेशो आया है 1:15, 3:15। तो अगर हम किसी रेशो में अगर मैसे की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, संख्या निकल जाती है। तो 5 की मैंने 1 में मल्टीप्लाई करी 5 आ गया, 5 की मैंने 15 में करी 75 आ गया। तो इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना आया 70। मुझे डिफरेंस कितना चाहिए 10, तो ये जोड़ा भी खत्म हो गया। आगे मैंने फिर इधर गुना करके देखी, 5×3 = 15, 5 की इधर करी 5 गुना 5 25, इन दोनों का अंतर कितना आया 10 का। तो मेरा फैक्टर क्या हुआ, यानी ये वाला, यानी संख्या क्या होंगी 15 और 25। वो पूछ रहा इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 15 + 25 का जो योग होगा वो होगा 40, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 था 6400 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधन ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 2 वर्ष का अंतर पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज, तो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है अंतर बराबर मूलधन जो राशि है धनराशि गुना दर जो दी हुई है बटे 100 इसकी पावर 2। अगर 2 साल की वो बात कर रहा है, क्या साल के लिए 2 वर्ष के लिए, तो ये पूछ रहा हो। तो राशि मुझे कितनी दी हुई है, तो अंतर मुझे निकालना है। राशि मुझे क्या दी हुई है 6400 गुना दर कितनी मेरे पास 10 बटे 100 लिखूंगा और इसकी पावर 2 का मतलब क्या हो गया 6400 गुना, ये कैंसिल कर लू 0, 1/10 गुना 1/10, तो ये 2 0 भी कैंसिल होगी, क्या बचा 64, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 64 64। नेक्स्ट 9 है 5/4 गुना 12/5 भाग 4/25 प्लस 1/2 गुना 3/4। सबसे पहले का सोल्व करूंगा, यानी का की जगह क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 12 3 बार कैंसिल, यानी 3 बचा। अब फिर करूंगा मैं डिवाइड, जब मैं इसे डिवाइड को सोल्व करूंगा तो इधर बचा हुआ 3, डिवाइड की जगह लगाऊंगा मल्टीप्लाई, 4/25 को लिखूंगा 25/4, तो इसे सोल्व कर लो तो 25 थी 75/4 आ गया यहां तक। इसके बाद दिया हुआ प्लस, तो प्लस से पहले क्या करनी होगी मुझे मल्टीप्लाई, यानी 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 3/8। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम क्या है दोनों का 8, 4 दूनी 8, 75 दूनी 150 प्लस 8 एकम 8, 3 ऊपर जोड़ा यानी 153/8। इसकी वैल्यू होगी। अगर डिवाइड हो सकता है तो सही बटे में वैल्यू हो सकती है, जैसे मैं निकालूं 8 एकम 8 7 73 हो गया, 8 8 64, क्या बचा 9/8, यानी 8 सही 9/8 भी वैल्यू हो सकती है। सॉरी ये 18 से 9/8 नहीं है, ये अगर मैं डिवाइड करूं इसे तो ये क्या होगा 8 एकम 8 7 बचे 73, 8 9 72, 1/8, ये 19 सही 1/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये दिया हुआ 24 भाग 4 माइनस 2/3 का 21/8 भाग 1/4। 10 बताया 24 भाग 4 माइनस 2/3 का 21/8 भाग 1/4, तो सोल्व करना। सबसे पहले फिर वही स्टेप का गुना लगा लो, 2 से काट लो 4 बार, 3 से काट लो 7 बार, यानी क्या बचा 24 डिवाइड बाई 4 माइनस 7/4 और डिवाइड में आ जाएगा 1/4 यानी 1/4। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं 24 को ये डिवाइड करूं, तो अगर इसे डिवाइड करूं तो कितनी बार करेंगे 6 बार, तो 6 माइनस
अब ये सोल्व करना, तो भाग की जगह लगा लो गुना और इसे पलट के लिख लो 4/, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, यानी एक वर्ग है, कोई एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग क्या होगा जिसकी सारी साइड बराबर होंगी और उसका विकर्ण दिया हुआ है, यानी ये मान लो इसकी साइड ए है, ये भी ए, ए यानी चारों साइड इक्वल होती है उसकी, वो होगा वर्ग यानी स्क्वायर। अब वो कह रहा है उसका विकर्ण, विकर्ण का मतलब डायगोनल, तो डायगोनल होता है ये वाला, वो कितना दिया हुआ 10। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना, यानी मुझे इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल, एक होता है भुजा का स्क्वायर कर दो, अगर विकर्ण दे दिया जाए तो उससे भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं विकर्ण से भी, वो होता है d²/2 यानी विकर्ण का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर 2। तो विकर्ण क्या हो गया 10 इंटू 10 2/2 यानी काटा 5 से यानी 50, तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया इसका एरिया। और वो कह रहा उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यानी दूसरा वाला वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी इसमें कोई दूसरा वर्ग है जिसकी कोई भुजा होगी ए, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसका विकर्ण हमें से पूछा गया है, नहीं इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, लेकिन हमें ये बताया जो इसका एरिया है वो पहले वाले से डबल है, यानी इसका 50 है तो इसका दूसरे वाले क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझसे विकर्ण पूछा गया, तो विकर्ण के लिए विकर्ण वाला ही फॉर्मूला लगा दो आप, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया मैंने भी, विकर्ण होता है d² बराबर क्या हो जाएगा 100, तो d² बराबर हो जाएगा 100 इंटू 2। मुझे d की वैल्यू निकालनी है तो रूट चढ़ा दूंगा, ये कैंसिल है, d की वैल्यू 100 किसका होगा स्क्वायर 10 का, और ये 2 जो बचेगा एक हो जाएगा √2, यानी d विकर्ण की वैल्यू हो जाएगी 10√2। क्वेश्चन 12 है एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर हो तो वह एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो खंबे को पार करने की बात कर रही है, तो खंबे को पार करने का मतलब है जब रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई पार करेगी, खुद की दूरी, तो यानी मुझे दूरी निकालनी है, मेरे पास चाल भी दी हुई है लंबाई भी दी हुई है, समय पूछ रहे हैं, तो यानी कि समय बराबर, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन हमें समय निकालना, समय इधर कर दूं तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। लगा दो दूरी कितनी है 540 मीटर में दी हुई है, समय भी चाल भी मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, तो 20 की डिवाइड कर दूं तो 0 तो ये कैंसिल, 2 से काटा 27 बार, कितनी सेकंड लगेंगी 27 सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है PQR एक कार्य को क्रम से 30 दिन 15 दिन 20 दिन, यानी P कर सकता है किसी कार्य को 30 दिन, Q कर सकता है किसी कार्य को 15 दिन और R कर सकता है किसी कार्य को 20 दिन। वो कह रहे हैं वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, P पहले दिन कार्य करता है, फिर Q दूसरे दिन कार्य करता है तथा फिर R तीसरे दिन करता है, और वे इसी प्रकार करते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए कार्य कितना होगा, तो हम इनका निकाल लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा इनका 60, 30 दूनी 60, मान लो 60 काम 30 दिन में करा तो एक दिन में 2 काम करता होगा, यानी क्षमता 2 आ गई, 15 की भाग करी 60 में, इसकी क्षमता 4 आ गई, 20 की भाग 60 में करी यानी इसकी क्षमता आ गई 3। तो मुझे इनकी क्षमता का पता चल गया, ये 2 कर रहा है एक दिन में, 4 कर रहा है और जो आ रहा है वो 3 कर रहा है। अब इन्होंने कहा P पहले दिन कार्य स्टार्ट करता है, तो मानो P ने पहले दिन कार्य स्टार्ट करा तो एक दिन में 2 काम कर दिया, तो अगर P ने पहले दिन काम करा, P ने एक दिन में पहला दिन कितना काम कर दिया 2 काम, फिर दोबारा नंबर किसका आया दूसरे नंबर पर आया Q का, फिर एक दिन काम करा इसने भी, तो एक दिन में कितना काम कर दिया 4, फिर नंबर किसका आया दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन आया R का, उसने कितना काम कर दिया 3, फिर किसका नंबर आएगा P का, फिर Q का, फिर R का, यानी ऐसे ही बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इन तीनों का एक साथ निकाल लूं, एक दिन इसने लिया P ने, एक दिन Q ने लिया, एक दिन R ने लिया, यानी 3 दिन में अगर मैं काम देख लू इन्होंने करा कितना 4 8 2 6 3 9, 3 दिन में 9 काम हो चुका है। तो मुझे इस 60 काम के पास तक जाना, या तो ऐसे हिसाब लगा लो 6 दिन में 18 काम, या डायरेक्ट देख सकता हूं मैं 60 दिन के काम तक जाना है। तो मैं इस 60 के पास तक पहुंचने के लिए अगर मैं देखूं 9 का एक कितना मल्टीपल के पास है 6 के, यानी यहां पर 54 काम हो गया होगा,
इसके 6 गुने मल्टीपल में, यानी दिन के भी 6 गुने लगे होंगे वो, तो अगर दिन के 6 गुने करूंगा तो वो 18 है, यानी कि 18 दिन में उन्होंने 54 काम कर दिया। ठीक है, काम करना कितना था, काम होना था 60, तो 60 काम में से अगर मैं 54 काम कम कर दूं तो काम बचा 6 काम शेष। लेकिन यहां जब 54 काम खत्म हुआ होगा तो यहां आर का काम खत्म हो चुका होगा। नेक्स्ट नंबर पाया होगा पी। पी दिया हुआ कि एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्यों एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो पी ने एक दिन और लिया, यानी दिन लग रहे थे 18, 54 काम हो गया, एक दिन और ले लिया पी ने, यानी 19 दिन हो गए, और 54 काम, ये 2 काम और निपट गया, यानी कितना काम निपट गया, 19 दिन में 56 काम। फिर नंबर आया क्यू का, तो क्यू ने एक दिन और ले लिया, यानी 20 दिन हो गए, और काम हो गया, तो 19 दिन में 56 काम हुआ। एक दिन काम नंबर आया पहले, मतलब 18 दिन में 54 काम हुआ था। फिर नंबर पी का आया था, पी ने एक दिन और ले लिया, 19 दिन हो गए, काम 2 और मिल गया, 56 काम हो गया। फिर क्यू का नंबर आया दोबारा से, एक दिन और लिया क्यू ने, तो 20 दिन हो गए, काम 56 हो गया। मुझे ये टोटल काम ही निकाला, तो 60 काम करने के लिए कितने दिन लगने, 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, और रुपये दिए हुए हैं 3460 की एक राशि साधन ब्याज से उधार दी जाती है, यदि वार्षिक दर 5% है तो 5 वर्ष के लिए साधन ब्याज क्या होगा। तो अगर मैं साधन ब्याज की बात करूं तो साधन ब्याज में एक खास बात होती है, अगर हम दर में समय की गुना कर दें तो वो एक तरीके से ब्याज माना जाता है। तो मुझे 3460 की तो राशि दी हुई है, लेकिन वो मुझसे साधन ब्याज पूछ रहा है। तो अगर मेरे पास 5 दर है, दर 5 होगी, समय कितना 5 वर्ष है, तो 5 की गुना नहीं, 25% की मुझसे वो वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन वो कह रहा है 3460 रुपए वो राशि दी हुई है, टोटल राशि का मतलब वो 100% की वैल्यू दी हुई है, तो 100% किसके बराबर हो गया, 3460 की। तो 1% की वैल्यू निकालो कितनी होगी, 3460 बटे 100, लेकिन मुझे निकालनी है 25% की, तो 25% का मतलब 25 की गुना और कर दो, तो 25 से डिवाइड करा, 25 चौका 100, 4 से काटूंगा तो 4 अट्ठे 32, क्या बचे 2 बचे, 26 हो गया, 4 चिंग 24, 2 बचे 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कितने रुपए होंगे, 865 रुपये, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा, साधन ब्याज होगा 865 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 80 भाग 40 माइनस 10 माइनस 5 गुना 4 गुना का 1/3 भाग 10/3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगा, तो ब्रैकेट सोल्व करो तो 1/3 भाग की जगह गुना 3/10, तो 3 से 3 कट गया, क्या वैल्यू है इसकी 1/10, यानी इस पूरे की जगह लिख सकता हूं मैं 1/10। अब ये का आया, यहां भाग है तो सबसे पहले का सोल्व हो गया, गुना लिखी, तो जब इनकी गुना करो तो क्या होगा, 5 से तो कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, यानी 2 एकम 2, यानी इस पूरे की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 2। अब बचा है 80 डिवाइड बाई 40 माइनस 10, और यहां क्या बचा हुआ माइनस का 2, यानी ये बचा हुआ। तो फिर क्या करूंगा डिवाइड, तो अगर मैं डिवाइड करूं 40 से डिवाइड करा 2 बार, 2 माइनस 10 माइनस का 2, तो अब क्या होगा प्लस का 2 या माइनस का 2, ये भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 88 भाग 44 भाग 22 गुना 4 का ये 1/2 माइनस 1/4 भाग 1/8। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या करूंगा ब्रैकेट सोल्व, तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए पहले डिवाइड सोल्व करूंगा, डिवाइड करने के लिए यहां गुना लगाऊंगा, यानी ऐसा मानो 1/2 माइनस 1/4, यहां गुना कर ली 8 को लिख लिया 8/1 1/8 को, तो इससे तो 4 दूनी 8 ये कट गया, यानी वैल्यू क्या आ गया 1/2 माइनस का 2। अब मुझे पूरा ही सोल्व करना है, तो पूरा सोल्व करने के लिए अगर मैं इसकी गुना करूं तो 1 माइनस 2 दूनी 4/2, यानी वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस का 3/2, किसकी, इस पूरे की। तो अगर मैं देखूं 88 डिवाइड बाई 44 भाग 22 गुना 4, चलो मैं 7 इस ब्रैकेट को भी सोल्व कर लेता हूं, क्योंकि कहां से पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, तो 22 चौक 88 लिख लूंगा इसे मैं, क्या आ गया का, अब इसका नंबर आ गया, अब ये सोल्व करना गुना, यहां वैल्यू क्या आई थी इसकी माइनस का 3/2 ये। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो पहले का वाली गुना सोल्व होगी भाग से पहले, तो अगर मैं देखूं 2 से कट गया 44 बार, तो ये क्या बचा 88 भाग 44 गुना माइनस का 3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस की, गुना कर दो 3 चौक 12 2 12 1 13, यानी माइनस का 132, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब क्या करूं मैं, अगर मैं देखूं 88 दिया हुआ तो 88 लिखा, भाग की जगह गुना लिखी, 44 दिया हुआ तो 1/44 लिखा, भाग की जगह फिर गुना लिखी,
माइनस का 32 दिया हुआ तो 1 बटे माइनस का 132 लिखा, ये आ गया। ये सूत्र का नाम है 44 दूनी 88, 2 बटे माइनस का 132, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 माइनस का, यानी वैल्यू आ गई माइनस का 1/66। क्वेश्चन नंबर 17, रुपये 40-50 की एक राशि साधन ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्ष के लिए साधन ब्याज क्या होगा? तो अगर मैं देखूं, मैंने अभी बताया था ये दिया हुआ 40-50 की राशि, यानी ये दी हुई है 100% की वैल्यू, ये दी हुई है 100% की वैल्यू, मान लो 100% की वैल्यू है, बराबर किसके हो 40-150 के। तो अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कैसे निकालूंगा? 1% की वैल्यू हो जाएगी 40-150/100, तो जीरो भी कट गई, यानी 465/10 आ गई। अगर मैं 5 से भी काट लू, 5 दूनी 10, 5 नी 45, 5 तिया 15, यानी 93/2, ये आ गई 1% की वैल्यू। अब अगर यदि वार्षिक ब्याज दर पर 7.5% हो तो 4 वर्ष के लिए साधन ब्याज क्या होगा? तो साधन ब्याज कितना होगा? मैंने अभी बताया था, एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले, 7.5 गुना 4, ये क्या हो जाएगा इसका ब्याज। तो 7.5% में गुना 4 की करी तो कितना आ गया? ये होगा 30%, यानी वो 30% की वैल्यू निकालनी है, तो गुना कर दो 30% की, 30 की, क्योंकि 1 की निकाल ली, 30 की गुना कर दो, 2 से काटा 15 बार, 15 थी 45, 5 4, 15 निम्मा 135, 4 139, यानी 1395। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 18, यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 25% घटाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी? सबसे पहले मैं देखता हूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है एक आयत का, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है, अगर ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई में 50% बढ़ाया गया, तो लंबाई 50% बढ़ाएगी तो +50 हो गई, चौड़ाई 25% घटाएगी -25 हो गई, और यहां पे चिन्ह जो आता है वो दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस और 50 गुना 25/100, माइनस का आएगा जितना वो कमी होगी, जितना प्लस का आएगा उतनी प्लस होगी। तो अगर मैं ऐसे देखूं 25 चौका 100, इससे काटा मैंने 2 से काट लिया 25 बार, 2 से काटा 2 बार। अब इसे देखो प्लस का 25 माइनस प्लस का 50 माइनस का 25, तो प्लस का 25 बचा, माइनस का 25/2 का मतलब क्या हो गया 12.5। तो प्लस के 25 में से जब मैं माइनस का 12.5 निकालूंगा तो क्या बचेगा? 12.5 बचेगा, किसका? प्लस का, यानी वृद्धि कितने की हो जाएगी इसमें? +12.5%, यानी ये फॉर्मूला होता है +-x +-y +-xy/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, 1 3 6 2 5 8 3 8 2